जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक इतिहास की रचना हो रही है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सुर्खियों में छा जाने वाले एक पार्टिकल हिग्स बोसॉन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक हिग्स बोसॉन सिर्फ थ्योरी में मौजूद रहा है और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह पार्टिकल फिजिसिस्ट ब्रह्मांड को देखते हैं, लेकिन इसे प्रयोग के दौरान कभी नहीं देखा जा सका। अब इसे प्रस्तावित किए जाने के 50 साल बाद एक पैराडाइम शिफ्टिंग मशीन हिग्स बोसॉन को ढूंढने के लिए कृत संकल्प है। क्या हिग्स सिर्फ एक थ्योरी है या सचमुच ये मौजूद है? यही है आज का विज्ञान का सवाल। प्रकृति की इस पेचीदा रूप के अंदर एक बुनियादी सवाल छिपा हुआ है। हर चीज किससे बनी होती है? आज हम ये जानते हैं कि सारा भौतिक पदार्थ एटम नाम की इकाई से बना होता है। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक भारी नाभिक होता है और हल्के इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काटते रहते हैं। पार्टिकल फिजिसिस्ट एटम में और गहराई तक पहुंच गए हैं। उन्होंने असंख्य नए कणों को ढूंढ लिया है जो सब एटॉमिक जगत के अंदर भी हैं और बाहर भी। लेकिन वो कौन सा विचार है जो पहेली के इन तमाम टुकड़ों को एक सिद्धांत के रूप में आपस में जोड़ देता है? जो तमाम सिद्धांत सामने आ रहे हैं उनमें से एक बाकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इस मॉडल में उस पदार्थ के 12 बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण बनाने के लिए क्वार्क जिम्मेदार होते हैं। लेप्टॉन्स कणों का एक और वर्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज शामिल हैं। ये कण 4 बलों के जरिए आपस में अंतःक्रिया करते हैं: विद्युत चुंबकीय और गुरुत्व बल और प्रबल एवं कमजोर नाभिकीय बल। बाकी बचे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फोर्स कैरियर्स। इनमें से हर एक खास तरह के बल को दर्शाता है। उदाहरण के लिए फोटॉन जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय बल के लिए, जबकि ग्लूऑन जिम्मेदार है प्रबल नाभिकीय बल के लिए। ये फोर्स कैरियर इस बात पर नजर रखते हैं कि 12 अन्य पार्टिकल ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ किस तरह अंतःक्रिया करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल को कौन सी बात इतना लोकप्रिय बनाती है? अन्य की तुलना में इसकी सटीकता का दर सबसे ज्यादा है। प्रयोग के दौरान लगभग हर पार्टिकल ने ये बात साबित कर दी है, लेकिन अब भी एक जगह खाली बची हुई है। ये है एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो आज भी अपना राज खोलने को तैयार नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल सब कुछ बता देता है, लेकिन जो असली चीज है उसकी आज तक भी खोज नहीं हुई है, और ये असली चीज कहलाती है कथित हिग्स कण, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन ब्रह्मांड के फ्रेमवर्क के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। ये जो कुछ बताता है वो किसी बहुत बड़े ईश्वर का नाम नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया में मौजूद पार्टिकल फिजिसिस्ट का काम है। और इन्हीं में शामिल हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। 1920 के दशक में बोस के काम की तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी खास हस्ती का ध्यान गया। क्वांटम यांत्रिकी के विकास के मामले में इन दोनों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इससे एक नई किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल की भी बात सामने आई। इसे बोस के सम्मान में बोसॉन का नाम दिया गया। बोसॉन का बी लोअर केस में है और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक वर्ग है और हिग्स ऐसा ही एक बोसॉन है। लेकिन दरअसल ये है क्या? हिग्स बोसॉन को समझने का एक तरीका ये है कि उस दौर में लौटा जाए जब समय की शुरुआत हुई थी। बिग बैंग के फौरन बाद जो कुछ हुआ था वैसा आज तक कुछ नहीं हुआ। ये फौरन हुआ एक विस्तार था। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और ग्लूऑन जैसे पार्टिकल अणुओं को बनाने के लिए आसपास में जुड़े नहीं थे। इसके बजाय ये प्रकाश की गति से आजादी के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। और आखिर मैटर का निर्माण हुआ कैसे? हिग्स सिद्धांत के मुताबिक जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तो धमाके से निकला विकिरण
एक फोर्स फील्ड की शक्ल में गहरा होने लगा। आप इस फोर्स फील्ड को चीनी की गाढ़ी चाशनी समझ सकते हैं। जब पार्टिकल्स का सामना चाशनी जैसे इस फोर्स फील्ड से होता है तो उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वो भारीपन या द्रव्यमान हासिल कर लेते हैं। इस कम रफ्तार पर वे एटम और अन्य पार्टिकल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। चाशनी जैसा ये फील्ड ही हिग्स फील्ड है और इसके साथ रिश्ता रहता है हिग्स बोसॉन का। साथ मिलकर ये ब्रह्मांड में हर चीज देते हैं, यानी मास। तो इस तरह हिग्स का सिद्धांत तमाम अस्तित्व के आधार की व्याख्या करता है। लेकिन जब सबसे पहले 1964 में इसे पेश किया गया था तो इसके अस्तित्व को आसानी से स्वीकारा नहीं गया था। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट पेपर लिखा और इसे फिजिक्स लेटर्स को भेजा और इसके एडिटर सर्न में थे और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हाइसेनबर्ग ने मुझे कहा कि मेरी सोच गलत थी और ये बात किसी ऐसे युवक के लिए काफी डरावनी थी जो एक नौकरी पाना चाहता था। हम जानते थे कि हमने कुछ ऐसा किया था जो बहुत अलग था और बहुत रोमांचक भी, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इसका भौतिक वास्तविकता से कोई लेना देना होगा। इस नई थ्योरी को बनाने के लिए 6 लोग जिम्मेदार थे। पीटर हिग्स, फ्रांसुआ एंगलर्ट, रॉबर्ट ब्राउट, जेरल्ड गुराल्निक, सी रिचर्ड हागन और टॉम किबल। ये एकदम नया विज्ञान था जिसका आधार था हिग्स बोसॉन। लेकिन उसके बाद से 5 दशकों के बाद भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या हिग्स बोसॉन सचमुच मौजूद है? असली प्रयोग में ये कभी नहीं मिला था। पिछली सदी में हिग्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता लगाने का श्रेय पार्टिकल डिटेक्टर्स को जाता है। ये ऐसे उपकरण हैं जो ऊर्जा, गति और विद्युतीय चार्ज जैसी चीजों की पैमाइश करके पार्टिकल्स की पहचान कर सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं। शुरुआती डिटेक्टर्स जैसे बबल और क्लाउड चेंबर तरल, लिक्विड या वेपर से गुजरते पार्टिकल्स का पता लगा सकते थे। लेकिन पार्टिकल का पता लगाना जितना मुश्किल होता है, डिटेक्टर्स को भी उतना ही ज्यादा उन्नत होने की जरूरत होती है। ये है लार्ज हैड्रन कोलाइडर या LHC, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा के आर पार फैला हुआ है। ये एक अनोखी मशीन है जिसे सर्न या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप ने बनाया है। तो LHC किस तरह हिग्स को ढूंढ पाएगा? इसके लिए ये जमीन से लगभग 100 मीटर की गहराई पर एक लघु बिग बैंग की रचना करेगा। ये काम एक गोल रिंग के अंदर विपरीत दिशा में प्रोटॉन्स की 2 बीम्स को एक्सेलरेट करके किया जाएगा। जब प्रोटॉन्स की गति प्रकाश की गति की 99% गति तक पहुंच जाती है तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। ये टक्करें रिंग के अंदर 4 जगहों पर होंगी जहां वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकेंगे। इन 4 प्रयोगों के नाम इस प्रकार हैं: CMS, एटलस, एलिस और LHCb। इनमें से CMS और एटलस डिटेक्टर्स का काम है हिग्स को खोजना। लेकिन हिग्स बोसॉन को ढूंढने से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? बोसॉन तो खुद को बनाए जाने के लगभग फौरन बाद ही बिखर जाता है और ये सिर्फ 10⁻⁻22 सेकंड्स तक ही कायम रहता है। तो डिटेक्टर सिर्फ इससे निकली एनर्जी और पार्टिकल्स को नाप कर ही इसकी पहचान कर सकते हैं। CMS या कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड एक्सपेरिमेंट यही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे किसी प्याज की तरह बनाया गया है। इसकी एक चुंबकीय सतह है और पार्टिकल डिटेक्टर्स की कुछ परतें हैं। हर डिटेक्टर परत एक खास पार्टिकल और एनर्जी की एक अनूठी तस्वीर खींचती है। इनका विश्लेषण करके हिग्स बोसॉन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन LHC में हर सेकंड प्रोटॉन की लगभग
4 करोड़ टक्करें होती हैं। घास के बड़े से ढेर में भला हिग्स नाम की एक छोटी सी सुई कैसे ढूंढी जा सकती है? और पूरी दुनिया के सामने यही काम मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय CMS सहयोग में 41 देशों के 179 संस्थानों के 4,300 लोग शामिल हैं। भारत भी अपने 8 शोध संगठनों और विज्ञान संस्थानों के साथ इनमें सम्मिलित है। ये लोग जिन कामों में हिस्सा लेंगे वे हैं CMS डिटेक्टर्स को बनाना, उन्हें टेस्ट करना और लगाना, उत्पन्न हुए आंकड़ों को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना और सबसे अंतिम फिजिक्स विश्लेषण, इसमें नजर न आने वाले हिग्स को ढूंढना शामिल है। फिलहाल करीब 30 से 32 भौतिक विज्ञानी, 10 से 20 वैज्ञानिक अधिकारी या इंजीनियर और करीब 35 से 40 विद्यार्थी इस काम में लगे हैं। भारत ने 2 CMS डिटेक्टर्स बनाए। आउटर हैड्रन कैलोरीमीटर को गुमशुदा ऊर्जा को नापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नए बने पार्टिकल्स में नजर नहीं आती। इन डिटेक्टर्स को 5 से 10 साल चलने के लिहाज से बनाया गया है। प्रोटॉन की टक्करों से काफी रेडिएशन पैदा होता है, इसीलिए डिटेक्टर्स को रेडिएशन झेलने लायक होना चाहिए और उनके परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं आनी चाहिए। साथ ही डिटेक्टर्स का रिस्पांस भी बहुत तेज होना चाहिए, 25 नैनोसेकंड। तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई एक मुश्किल काम है। भारत की तरफ से एक और बड़ा योगदान है प्री शावर सिलिकॉन डिटेक्टर्स, जो हिग्स पार्टिकल की पहचान के सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण है। इन सिलिकॉन स्ट्रिप डिटेक्टर्स को भारत में पहले कभी नहीं बनाया गया था, लेकिन हमने इन्हें बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे बनाया और बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनाया। इस प्रयोग के लिए CMS के पास कुछ डिटेक्टर्स कम पड़ गए थे, तो उसने हमसे संपर्क किया कि हम इन्हें बनाएं। इन्हें बनाना तो किसी और को था, लेकिन वो इन्हें नहीं बना पाए थे। लेकिन पार्टिकल डिटेक्टर्स को बनाने के सिलसिले में भारत की महारत कोई नई नहीं है। भारत तो LHC के वजूद में आने से बहुत पहले से ही ऐसा करता आ रहा है। 1990 के दशक में कोलकाता के VECC या वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ने फोटोन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर या PMD नाम से एक डिटेक्टर बनाया था। ये पार्टिकल की किसी टक्कर के बाद फोटॉन्स की सही संख्या का पता लगा सकता था। लगभग 1 दशक बाद जब LHC बनाया गया तो PMD उसके एक प्रयोग के लिए एकदम फिट था, जिसका नाम था एलिस। एलिस या अ लार्ज आयन कोलिजन एक्सपेरिमेंट CMS से मिलता जुलता ही है। ये बिग बैंग की पुनर्रचना करता है और एक बड़े चुंबक और डिटेक्टर्स की परतों के साथ इसके बाद होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। लेकिन इनकी समानता बस यहीं खत्म हो जाती है। एलिस अन्य LHC प्रयोगों से बहुत अलग है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स की टक्करों पर नहीं, बल्कि न्यूक्लियई की टक्करों पर ध्यान केंद्रित करता है। जाहिर है कि ये कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। लेकिन सिर्फ प्रोटॉन्स के बजाय बड़े न्यूक्लियाई की टक्करें क्यों कराई जाएं? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस को क्वार्क्स और ग्लूऑन्स में विखंडित करके वैज्ञानिक ये अध्ययन कर सकते हैं कि इसे दोबारा कैसे बनाया जाता है। इस प्रणाली को समझने के लिए एलिस के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियाई को अलग अलग किया जाता है। 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से के लिए उन्मुक्त हो चुके क्वार्क्स और ग्लूऑन्स पार्टिकल्स एक प्लाज्मा बनाते हैं और वैज्ञानिक इसका अध्ययन बहुत ध्यान से करते हैं। मैटर की संरचना को बेहद छोटे रूप में अध्ययन करके दरअसल आप समय में पीछे की ओर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तरफ भी लौटते हैं। अगर बात क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा अध्ययन की हो तो भारत और एलिस का साथ सामान्य सी बात है। पिछले कुछ एक दशकों में भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में विचारों का नेतृत्व करते रहे हैं। अब अगली पीढ़ी भारत एलिस के सहयोग का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके साथ पूरे देश के 12 संस्थान भी जुड़े हैं। ऐसा ही एक संस्थान है VECC
जहां सबसे पहले पीएमडी या फोटोन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर को बनाया गया था। अब इंजीनियरों को इसमें बदलाव करने थे ताकि ये एलएचसी के डिजाइन में फिट हो सके। एलएचसी के सिलसिले में अब हमारे पास जगह कम थी, लिहाजा हमें एक वैकल्पिक टेक्नोलॉजी की खोज करनी थी जिसमें अगले 10 से 15 साल में प्रगति भी होनी थी और जिसे इस छोटी सी जगह में फिट भी किया जाना था। तो पीएमडी फोटॉन्स की संख्या का पता कैसे लगाता है? ये मेरा कैथोड है, यह भी कैथोड का हिस्सा है। मैं इसे इसके ऊपर रखूंगा। अब इससे आगे मेरे पास इस जैसी चीज एक और प्लेट है। हम इसे पलटेंगे। इसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे जिससे मेरा एनोड बन जाएगा। इसमें आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। जब चार्ज्ड पार्टिकल इस गैस के अंदर से गुजरता है तो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइजेशन से मैं एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स को नाप लेता हूं। हमें हर एनोड से जो सिग्नल मिलता है, जो ट्रैक्स नजर आते हैं, वो मानस चिप तक पहुंच जाते हैं। मानस चिप सिग्नल को डिजिटाइज करती है, सिग्नल को प्रोसेस करती है और फिर वो कंप्यूटर तक पहुंचता है। मानस चिप एलएचसी के लिए भारत द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान है। इसे कोलकाता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ने डिजाइन किया और चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने बनाया। भारत द्वारा सर्न के लिए बनाई गई ये एक बहुत ही खास चीज है क्योंकि ये उत्पाद हमारे इंडस्ट्री से गया है। ये उच्च प्रौद्योगिकी वाला उत्पाद है और इसे पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है। साहा इंस्टीट्यूट ने एलिस की म्यूऑन स्पेक्ट्रोमीटर आर्म को भी विकसित किया है, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े डिटेक्टर पैनल्स को बनाने में बड़ी मेहनत की गई है। एक असेंबल्ड डिटेक्टर के तौर पर इसमें कितना काम किया गया, उसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। इस डिटेक्टर को बनाने में हमारी टेक्निकल टीम ने 2 साल तक कमर तोड़ मेहनत की। तो ये काम सिर्फ लंबा ही नहीं था, इसके सिलसिले में क्वालिटी कंट्रोल का मामला भी बहुत महत्व रखता था। सीएमएस और एलिस को कायम करने की कामयाब कोशिश पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस के मिले जुले प्रयासों का नतीजा था। भारत के बहुत से विद्यार्थियों के लिए ये जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका था। शुरुआती दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहे। वजह ये कि हमारे ग्रुप के सभी सदस्य एकदम नए थे और सर्न में पहली बार आए थे। उनके मन में भावना ये थी कि हम सर्न में जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत शानदार काम करना है। हम थोड़े घबराए हुए भी थे। ये बात सच है, हम ये सोचते थे कि आखिर इस बड़े से प्रयोग में हमारी भूमिका क्या होगी। विद्यार्थी एलएचसी संबंधी प्रयोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुए। ऐसी ही एक टीम ने एलिस की हाई लेवल ट्रिगर प्रणाली बनाई है। ये एक रियल टाइम फिल्टर है जो किसी टक्कर से मिलने वाले उपयोगी आंकड़ों को सहेजता है और बाकी जानकारी को छोड़ देता है। हमने एक एल्गोरिदम विकसित किया है जो 1 मिलीसेकंड के अंदर ही ये विश्लेषण कर सकता है। पूरे एलएचसी में मौजूद इस तरह की प्रणालियों की बदौलत पार्टिकल फिजिक्स के बड़े से ढेर में सुइयों को ढूंढना आसान हो गया है, खासकर हिग्स बोसॉन जैसी सुइयों को। एलएचसी में किए जाने वाले प्रयोगों से हर साल लगभग 15 से 20 पीटाबाइट्स जितना फिल्टर्ड आउट रॉ डेटा मिलता है। इसीलिए सीएमएस और एलिस जैसे प्रयोग फिजिक्स संबंधी विश्लेषण करने के लिए पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं। एक देश के तौर पर हमारी विश्वसनीयता बहुत बढ़ गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि पुराने दौर में जहां हमें कोई नहीं जानता था, वहां से हम बहुत आगे आ चुके हैं और अब हम इस अनोखे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूद हैं। और इस मंच पर एलएचसी के जरिए हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी नाटकीय घटनाओं का
खुलासा होता जा रहा है। इसके जरिए हम अतीत की ओर बढ़ पा रहे हैं और शून्य तथा अस्तित्व के बीच के दौर को फिर से रच पा रहे हैं। हमारे मिले जुले ज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत ही गजब का पल है। अगर हिग्स पार्टिकल ही वो चीज है जिसे हर चीज बनती है, तो अब उसे नजर आना चाहिए। हमने एक नई खोज की है। हम ये बात बताना चाहते हैं। हमारी खोज ये है कि हमने एक नया पार्टिकल देखा है जो किसी हिग्स बोसॉन जैसा ही है। एक आम आदमी के तौर पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमने इसे पा लिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसका पता चलना मेरे लिए एक बहुत ही हैरत की बात है। ये किसी नई खोज का दावा करने के लिए पर्याप्त है। ये कल्पना करने के मूल्य को दिखाता है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि यही वो शिला है जो दिखाती है कि सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। हिग्स बोसॉन हमें मिली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये अन्य साधारण पार्टिकल्स जैसी चीज नहीं है। ये ब्रह्मांड के ताने बाने में उस स्तर तक पहुंच बना रही है जहां हम पहले कभी नहीं गए। इस खोज के नतीजे ने भौतिक विज्ञान को एक बिल्कुल नई रोमांचक दिशा दी है। ये दिशा वैज्ञानिकों को बहुत लंबे समय तक व्यस्त रखेगी। मार्च 2013 में LHC को रोक दिया गया, लेकिन इसमें बहुत बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं ताकि ये उच्च ऊर्जा वाले और नए नए प्रयोग कर सके। और हम बड़ी बेताबी से इस इंतजार में हैं कि LHC की दास्तां का अगला अध्याय कब शुरू होता है। LHC का ये पूरा प्रयोग इतना शानदार रहा है कि किसी कॉन्सर्ट जैसा लगता है। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाता है, तभी कर्णप्रिय संगीत बन पाता है।